नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का बजट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने आखिरी पूर्ण बजट के जरिए बड़ा दाव चल दिया है। दाव ऐसा कि विपक्ष भी हैरान परेशान है। मोदी सरकार ने टैक्स में तगड़ी छूट देकर नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट बढ़ाकर एजेंडा भी सेट कर दिया है। Tax rates are. एक समय था जब चुनाव से पहले लोक लुभावन बजट पेश करने की परंपरा थी, लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, ये परंपरा खत्म हो गई है, क्योंकि सरकार लोक लुभावन से अधिक देश की सोचती है, गरीबों के बारे में सोचती है, आखिरी पायदान पर बैठे लोगों के बारे में सोचती है। मोदी सरकार ने 2024 चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश किया। बजट में किसान से लेकर महिला, गरीब से लेकर युवा, नौकर पेशा से लेकर आमजन, यानी बजट में सभी को कुछ न कुछ मिला। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को सराहा। 10 में 10 अंक देते हुए कहा कि बजट से न केवल गरीबों के सपने पूरे होंगे, बल्कि ये बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए पहले निर्मला सीतारमण के इस ऐलान को सुनिए। I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. इनकम टैक्स भरने वाले लोग पिछले कई साल से टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग करते रहे हैं। जब भी बजट पेश होता है तो उनका ध्यान इसी पर रहता था, लेकिन मुराद अब जाकर पूरी हुई। निर्मला सीतारमण ने मध्य वर्गीय परिवार को साधा। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। 0 से लेके 3 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स का प्रावधान नहीं है। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक आय पर 10% टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय में 20% टैक्स देना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% आयकर वसूला जाएगा। देश में करीब 10 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। इनमें से अच्छे खासे लोग मिडिल क्लास से हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए यह ऐलान मध्य वर्गीय परिवार के लिए
बड़ा तोहफा है। मोदी सरकार का सबसे अधिक ध्यान गरीब वर्ग पर रहता है। कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तो सरकार ने लोगों के जीवन बचाने के साथ साथ गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था भी की ताकि कोई भूखा ना सोए। इसके लिए फ्री राशन स्कीम की शुरुआत की गई। गरीब कल्याण अन्न योजना नाम की ये स्कीम अगले 1 साल के लिए आगे बढ़ाई जाने का ऐलान बजट में किया गया। Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central. गरीब वर्ग के लिए सरकार ने अपने खजाने की तिजोरी खोल दी। सरकार ने मुफ्त राशन की योजना से लेकर जेल में बंद गरीबों की रिहाई तक के बिंदुओं को इस बार बजट में शामिल किया। मुफ्त आवासीय योजना पर भी सरकार ने बजट बढ़ा दिया। आवास योजना का बजट 66% बढ़ा। बजट बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया। चुनाव के वक्त आवास योजना बड़ा मुद्दा बनता है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की। गरीबों को घर मिल जाए और वोट बैंक तैयार हो जाए। मौका कोई हो, पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के लिए पूरे दिल से सोचते हैं। यही वजह है कि बजट में किसानों पर खास ध्यान दिया गया। किसानों की बेहतरी के लिए 1-2 नहीं बल्कि कई ऐलान किए गए। एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड का गठन होगा। एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं को कृषि स्टार्टअप में प्राथमिकता मिलेगी। बागवानी योजनाओं के लिए 2,200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद दी जाएगी। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 बायो इनपुट केंद्र बनेंगे। 20 लाख क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन बांटने का लक्ष्य है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। कृषि स्टार्टअप और मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी बैकबोन है। बावजूद इसके किसानों को माली हालत बनी हुई है। मोदी सरकार किसानों की हालत सुधारने के लिए लगातार जुटी हुई है। किसानों की आय दोगुना करने की बात हमेशा करती रहती है। ऐसे में बजट में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। बजट में आधी आबादी पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया, क्योंकि चुनावी वैतरणी पार करनी हो, महिलाओं पर ध्यान रखना जरूरी है। हाल फिलहाल के चुनावों में देखा गया कि जिस ओर महिलाएं जाती हैं उस ओर पलड़ा भारी हो जाता है। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। बजट में महिला बचत सम्मान पत्र लाया गया। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल के लिए साल 2025 तक होगा। यह एक वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम है। इस घोषणा को काफी सराहा जा रहा है। इस पर 7.5% ब्याज मिलेगा। जैसे अभी किसान विकास पत्र है, उसी तरह ही महिला बचत सम्मान पत्र होने की बात कही जा रही है। किसी भी देश की प्रगति में स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च का बड़ा योगदान रहता है। मोदी सरकार शुरू से ही स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रही है। इस बजट में भी स्वास्थ्य को लेकर दिखा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। फार्मा सेक्टर में रिसर्च के लिए नया प्रावधान है। चिकित्सा उपकरणों के लिए नया पाठ्यक्रम बनेगा। आईसीएमआर की संख्या देश भर में बढ़ाई जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे देश में युवा है, युवाओं की संख्या अच्छी खासी है, लिहाजा बजट में युवाओं पर पूरा ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान किया गया। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं से लैस 100 लैब्स बनाने का इंतजाम किया जाएगा। डीबीटी के तहत 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही बजट में बुजुर्गों पर ध्यान दिया गया। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया। सभी वर्ग इसे सराह रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने बजट में सभी वर्ग का ख्याल रखा है। सभी वर्ग को कुछ न कुछ ऐसा दिया है जिससे लोग खुश हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया और इसके जरिए मोदी सरकार ने चुनावी एजेंडा सेट कर दिया।
इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बजट के जरिए मोदी सरकार ने चुनाव के साथ साथ देश के विकास का पूरा खाका खींच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो मोदी सरकार ने अपना आखिरी संपूर्ण बजट पेश कर दिया है। सरकार ने हर किसी को लुभाने की कोशिश की। आम से लेकर खास तक सबकी उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट बनाने का दावा सरकार ने किया है। लेकिन मोदी सरकार के बजट से विपक्षी दल खासे निराश हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ लोक लुभावन वादों के अलावा कुछ नहीं किया। मोदी सरकार 2.0 ने धूमधाम से अपना आखिरी बजट पेश कर दिया। सरकार ने चुनावी साल में वोटरों को साधने की भी कोशिश की और सबका साथ सबका विश्वास जीतने वाला बजट बताया। मोदी सरकार ने इस बार जनता को बड़ी राहत देने की कोशिश की। नौकरी पेशा लोगों को साधने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया। इस बार सरकार ने 5 टैक्स स्लैब बनाए हैं। इस बदलाव के साथ मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख तक टैक्स में छूट दे दी और पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर दिया। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट बताया और भरोसा दिलाया कि जनता की उम्मीदों पर मोदी सरकार का आखिरी बजट खरा उतरेगा। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। सरकार भले ही बजट की तारीफों के पुल बांध रही हो, लेकिन सवाल है कि क्या मजदूर, किसान और व्यापार से जुड़े लोगों की उम्मीदें पूरी हुई? क्या भारत की जनता को सच में मोदी सरकार के बड़े बजट से बड़ी उम्मीदें पूरी हुई? या फिर 9 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव करने का सरकार ने मन बनाया ताकि चुनावी साल में मोदी सरकार चुनावी वैतरणी पार कर सके? आप लोग सब पूछते थे बजट से पहले कि आपकी क्या उम्मीद है। मैं यकीन से कहता हूं बीते 8 वर्षों में उम्मीद के नाम पर नाउम्मीदी हासिल हुई है। तो क्या मोदी सरकार के बजट में सिर्फ चुनावी घोषणाएं शामिल हैं? क्या विधानसभा चुनावों में वोट की फसल काटने के लिए मोदी सरकार ने लोक लुभावन बजट बनाया? क्या सिर्फ चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर देश की जनता के साथ भेदभाव किया गया? क्या विपक्षी दलों की सरकारों को मोदी सरकार ने बजट से निराश किया? And it will be very political, brother. We have seen it in the last 9 years. Wherever they announce an airport, they will only announce it in a poll-bound state. They will either announce it in a BJP government state. ये आरोप सिर्फ दक्षिण में सियासत करने वाले राजनेता नहीं लगा रहे, बल्कि हिंदू पट्टी के राज्यों से भी यही आवाज गूंजी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि संघियों ने एक बार फिर से बिहार को ठग लिया है और कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने महंगाई और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। नील बट्टा सन्नाटा है। बिहार को फिर से ठगा गया, कुछ भी नहीं मिला बिहार को। आप देखिएगा बिहार ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से सांसद भाजपा के लोगों को जितवाया। आज उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। आज लगभग 8 साल जो है, 8 साल से ऊपर हो गए सरकार को। क्या मिला बिहार को? एक बड़ी चीज बता दो, या पूर्व में जो पहले सरकार रही, यूपी की सरकार रही, उसने जितना दिया क्या इसने दिया? एनडीए की सरकार ने। Budget is not addressing the real sentiment of the country.
Real sentiment is unemployment, price rise, and that type of sorrows by the common people of the country. This budget is largely not addressing that issues at all. वहीं दिल्ली की अगुवाई करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम बजट से उम्मीदें पूरी नहीं हुई। जनता के बहाने केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें जरूर की, लेकिन सच ये है कि दिल्ली की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया। केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा, दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव। दिल्ली वालों ने पिछले साल 1,75,000 करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स दिया, उसमें से मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए गए। ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है। वैसे सियासत की धुरी में घूमने वालों ने बजट को घेर कर मोदी सरकार को घेरा, लेकिन देखना होगा कि जनता की उम्मीदों को मोदी सरकार कितना पूरा कर पाएगी, या फिर किसानों की तरह एक बार फिर से जनता के हाथों में खाली वादों का पुलिंदा रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बजट को लेकर केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत 24 से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट को संपूर्ण बजट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होने से विपक्ष थोड़ा निराश जरूर नजर आ रहा है। नमस्कार, अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं बजट पर बातचीत करने के लिए। अनुराग जी, इस बजट को कैसे देखते हैं आप? मोदी जी जो विकसित भारत का सपना देखते हैं और देश को भी विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित किया है, यह अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के उस विराट संकल्प को पूरा करने की मजबूत नींव रखता है। ये बजट गांव का, गरीब का, महिला का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान और किसान का बजट है। सबके लिए है, खुशियों का बजट है। मैं तो ये कहूँगा, मैं अगर देखूँ युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय 11% की वृद्धि, 3397 करोड़ का बजट, 1000 करोड़ रुपया हमने खेलो इंडिया योजना के लिए इसमें प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री जी ने सदा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। स्टार्टअप्स देखिए, उनको इनकम टैक्स में छूट है, लॉस बुक करने का प्रावधान दे दिया है और रजिस्ट्रेशन करने का काम किया। और हमारे युवाओं ने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनाने का काम किया। सर, एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार? मुझे लगता है आपको आंकड़े दिखाने चाहिए। अमेरिका में, यूरोप में, जापान में या फिर पाकिस्तान में क्या हालत है। महंगाई दर 4 गुना ज़्यादा बढ़ी है, जहां बढ़ती नहीं थी। भारत में महंगाई नियंत्रण में की है। कांग्रेस के काम टाइम तो कोई आपदा भी नहीं थी, फिर भी 12% महंगाई थी, आज 5% है। यही फ़र्क है कि हमने महंगाई को नियंत्रण में रखा और अपनी अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया। 10 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था बनाया है। हमने इस अमृत काल को स्वर्णिम काल की ओर भारत को ले जाने का काम कर रहे हैं। नए भारत में विकसित भारत बनाने का संकल्प लेके चल रहे हैं। जी सर, भारत 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। बजट 2023 को लेकर सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, उनकी बात भी सुनिए। आज का बजट एक नपा तोला बजट, बैलेंस बजट और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के चेहरे पर स्माइल देने वाला बजट। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो बजट था उसका एलोकेशन इस बार 79,000 करोड़ का किया गया है। लास्ट बजट में ये एलोकेशन 48,000 करोड़ की थी, तो इसको लगभग 66% से बढ़ाया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके अंदर चेंज किया गया है। अब 7 लाख रुपए तक के इनकम वालों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और टोटल जो 15 लाख रुपए तक भी कमाते हैं उनका भी जो टैक्स स्लैब है वो टोटल मिलाकर 10% बढ़ने वाला है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में यूपी ने फिर परचम लहराया है। यूपी की झांकी के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कार मिला है। यूपी की झांकी को जज कैटेगरी में 3रा और पॉपुलर कैटेगरी में 2रा स्थान हासिल हुआ है। यूपी की झांकी अयोध्या की थीम पर तैयार की गई थी। आपको बता दें, दिल्ली में ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक को सौंपे गए हैं। तो गणतंत्र दिवस की परेड में यूपी ने एक बार फिर से परचम लहराया है। यूपी की झांकी के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश को पुरस्कार मिला है।